अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफ़त अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारा जो मौजू है आज का वो है अद्वियात के दर्जात और उनका इस्तेमाल। वो 1 साल पहले मैंने काम शुरू किया था, लेकिन थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से ये काम मैंने स्टॉप किया हुआ था। बहुत दफ़ा मुझे कॉल्स भी हैं कि ये काम जो आपने सिलसिला शुरू किया था लेक्चर्स का, उसको आप दोबारा शुरू करें। अलबत्ता आज भी मैंने बड़ी कोशिश और तगोदो से मैंने कोशिश की, चले इस काम को शुरू करते हैं। लेकिन मेरा इरादा काफ़ी देर का था कि मैं इस काम को शुरू करूं, जो मैंने शुरू में किया था 1 साल पहले, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से ये काम मैं नहीं कर पा रहा था। लिहाजा मेरी कोशिश है कि आइंदा इसको जो है शुरू किया जाए। तो हमारा जो मौजू आज का मैंने रखा है अद्वियात के दर्जात और उनका इस्तेमाल क्या है। पहली बात आप समझ लीजिएगा कि जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं वो मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होता है। यानी जिस तरह मर्ज़ के दर्जात हैं, इस तरह अद्वियात के भी दर्जात हैं। और जिस दर्जे की कोई मर्ज़ होती है और उस दर्जे की जब दवा दी जाती है तो यकीनन मरीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उस दर्जे की दवा नहीं देंगे तो मरीज़ यकीनन उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसकी सादा यहाँ पे मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ। जिस तरह अगर आपने कोई कील दीवार पे ठोंसना है, अगर आप किसी बड़े हथौड़े को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उसको अच्छी तरह से वो नहीं ठोंस सकेंगे, क्योंकि उसके मुताबिकत का जो कंपैटिबल फॉर्म हो, अगर उससे आप काम लेंगे तो यकीनन उससे काम ले सकते हैं। यानी अगर एक जो सोनार है, अगर वो लोहार का हथौड़ा इस्तेमाल करे वो काम नहीं चला सकता। इस तरह का लोहार अगर जो उसका हथौड़ा है अगर वो सोनार का लेता है तो काम नहीं चलेगा। सेम एज ये मिसाल देने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मत समझ लीजिए कि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए नज़र मुफ़ आज़ा के तहत वो इलाज कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये नब्ज़ अगर गुद्दी है तो असाबी दवा देने से इसको फ़ायदा हो जाएगा, या कोई भी दवा अगर असाबी तहरीक का कोई भी उज़लाती दे तो फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, आपने नंबर 1 पे तहरीक को जानना और तहरीक को जानने के बाद उसके दर्जे को जानना, किस दर्जे की दवा है। अलबत्ता आपका तजर्बा भी, जब आप बार बार इन अवामल कामयाबी और नाकामी से गुजरते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी तब भी क्लियर हो चुकी होती हैं। तो ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मर्ज़ का दर्जा कौन सा है, तहरीक के बाद फिर उसके मुताबिक दवा देना, और ये शफा की तरह मरीज जल्दी जाने लग पड़ता है। तो चले इस पर हम बात करते हैं। पहली बात ये मुहर्रक शदीद मुलय्यन अक्सीर तर्याक, यहाँ पे मैं इसको नोट भी कर देता हूँ, जो आपने पहले इसको देखा भी होगा। मुहर्रक शदीद मुलय्यन अक्सीर तर्याक मकवी, यानी ये अद्वियात के उसमें दर्जात हैं। मुहर्रक शदीद मुलय्यन अक्सीर तर्याक और मकवी। पहले इसको समझ लीजिएगा, बहुत चीज़ें आप पहले समझ भी चुके होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। मुहर्रक अद्वियात कौन सी हैं, शदीद मुलय्यन अक्सीर तर्याक, ये अद्वियात कौन कौन सी होती हैं। मुहर्रक दवा वो होती है जो ट्रिगर करती है, जो क्या है कि छोटा हथौड़ा है, और ये सोजिश के किस दर्जे पे दवा दी जाएगी याद रखिएगा। हम सोजिश के दर्जे को ही चूँकि आसानी से समझ सकते हैं, इसको साथ आप किस तरह इसको मुताबिक देख सकते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। यानी हम कहते हैं सोजिश, वरम, दर्द, बुखार, फालज। वैसे यहाँ पे आसानी के लिए जो ये मैंने चीज़ें यहाँ पे दी हैं, वैसे ये अगर इसको अगर आप कैटेगराइज करते हैं, वो लज्जत, हबस, कब्ज़, सोजिश, वरम, ज़ौफ़, तो ये असल में ये आसान है। ये साबर साहब ने अपनी किताब जो सोजिश और राम है वहाँ भी ये चीज़ें मेंशन भी की हुई हैं। अलबत्ता यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा, असल में ये सोजिश ही है। यानी सोजिश यानी लज्जत हबस के दर्जे को तय करते हुए सोजिश आ गई। सोजिश का अगला दर्जा वरम है, फिर दर्द भी उसी में आता है, बुखार भी उसी में ही आता है। फालिज का मतलब है शदीद। यानी अगर इसको मज़ीद आपकी आसानी के लिए इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यानी आप देखते हैं लज्जत, हबस, कब्ज़, सोजिश, वरम, ज़ौफ़। लज्जत, हबस, कब्ज़, सोजिश, वरम, ज़ौफ़, यानी कि ये क्या हैं, दर्जात हैं। यकीनन आपको सही दिखाई दे रहा होगा।
मैं इसको वाजे करने की भी यहाँ पे कोशिश करूँगा। ये असल में सोजिश के दर्जात हैं, यानी इसको आप समझ लें। सोजिश का मतलब मैंने वीडियो में बताया था, सोजिश का मतलब रुकावट समझ लें। हबस मीन यानी लज्जत मीन यानी वहाँ पे रुकावट है खून के दौरानी की, समझ लें आप, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं ये बात यहाँ पे वाजे कर रहा हूँ। यानी छोटी रुकावट, थोड़ी रुकावट, हबस मतलब उससे ज़्यादा रुकावट, कब्ज़ उससे ज़्यादा रुकावट, सोबत उससे ज़्यादा रुकावट, वरम उससे ज़्यादा रुकावट, फालज यानी ज़ौफ़ या फालज वो सबसे ज़्यादा रुकावट है वहाँ पे, यानी कि शिद्दत की वहाँ पे रुकावट है। याद रखिए इसको, रुकावट को अब जहाँ पे मज़ीद ये समझ लें कि जब कभी भी आपकी बॉडी बीमार होती है उसका मतलब ये होता है मेडिकल कंडीशन में कि जो फजलात जो जिस्म से खारिज होने हैं वो बॉडी में से खारिज नहीं हो रहे। इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखते हैं डिटॉक्स का वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो असल में है क्या। जिस तरह डिटॉक्स के जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जिस्म से फजलात को पार करना। बीमारी भी यही है कि जिस्म के फजलात का एक रेगुलर फॉर्म में खारिज ना होने का मतलब है बीमारी। जिस तरह आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा इस्तफराग व इहतबाज। इस्तफराग व इहतबाज अगर बैलेंस हालत में रहता है तो उसका मतलब आपकी बॉडी बीमार नहीं बल्कि प्रॉपरली वर्क कर रही है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इस्तफराग व इहतबाज यानी इस्तफराग को आप इस तरह समझ लें, अगर एक शख्स बार बार वाशरूम जा रहा, बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही, हैज़ी कंडीशन हो गई है या ब्लड बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा है, तो वो इस्तफरागी हालत है। आपने एहतबास वाली अद्वियात वहाँ पे देनी होती हैं। इसी तरह अगर एहतबास अपनी इंतहा पे चला गया है, वहाँ पे आपने इस्तफरागी अद्वियात देनी है या ऐसे अवामल अख्तियार करने ताकि उसका इस्तफराग हो, यानी मुलय्यिन मुसल अद्वियात असल में वहाँ पे ही दी जाती हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश की है। बीमारी का मतलब क्या है? रुकावट, जिस्म में फजलात के रुकना, यानी वो आज़ा जो जिस्म को साफ करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। जिस तरह आपके गुर्दे मेनली ये काम कर रहे हैं, फजला आपका खाने से वो खारिज हो रहा है, पसीना या जिल्द जो है ये फजलात को खारिज करती है, सांस भी एक फजले की कंडीशन या सूरत है। इसके अलावा अलग अलग रास्ते हैं जिस्म के फजलात के खारिज होने के। अगर वो प्रॉपरली वो खारिज नहीं होते तो वहाँ पे फिर वो मादे रुकना शुरू होते हैं। वो सौदे की इख्तियार बॉडी आपकी कर सकती है, वो ट्यूमर्स बनने की कंडीशन है चाहे इख्तियार कर लीजिए, कोई भी ऐसी सूरत जो उसकी कुव्वत के मुताबिक होती है वो हद्दुल इम्कान उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है। याद रखिएगा ये जो सोजिश है, सोजिश असल में बीमारी नहीं होती। सोजिश का मतलब है कि बॉडी क्या कर रही है, उस फजलात को बाहर फेंकने से कासर है। वो आज़ा जो उस हेल्प करते हैं वो ठीक तरह काम ही नहीं कर रहे, उनकी कुव्वतें जो हैं वो मुतासर हुई हैं, तो लिहाजा वहाँ पे बॉडी सोजिश पैदा करेगी। सोजिश की बीमारी को दूर करने की सूरत है बॉडी की, इसीलिए वहाँ पे अगर इसका अगला दर्जा वर्म पे चला जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है या दर्द या बुखार की कैफियत वहाँ पे पैदा होती है। बुखार बजाते खुद, इस पर भी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको मैं यहाँ पे बयान करने की कोशिश करूँगा बुखार हाँ यहाँ पे है क्या। चलिए हम वापस चलते हैं। अब आपको मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन, अक्सीर, तिराक समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये और ये आपको मिसाल दी ताकि आप आसानी से समझ सकें। दूसरा ये है मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन। अब मुहर्रक वो दवा होती है जो ट्रिगर करती है, यानी थोड़ी रुकावट है उसको आप कोई मुहर्रक दवा अगर आप वहाँ पे देते हैं, अगर हम गुदी आसाबी उसकी बात करते हैं, जिस तरह जो सुंड है या काली मिर्च जो है या निशादर जो है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मुहर्रक शदीद के ज़िम्रे में। अक्सर ये मुहर्रक शदीद को समझ लें आपकी आसानी के लिए ये एक ही चीज़ है, यानी मुहर्रक से थोड़ी सी इसमें कुव्वत ज़्यादा होती है, मज़ीद इसमें इसकी जो पोटेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ये उस वक्त देंगे सिर्फ आज़ा को ट्रिगर करने के लिए, यानी कि रुकावट वहाँ पे कम है। उसके बाद अगर जो है वो दर्जा सोजिश का चला गया है, यानी यहाँ पे लज्जत और हबस से अगला दर्जा है या कब्ज़ से अगला दर्जा है, तो फिर वहाँ पे मुलय्यिन अद्वियात देंगे। आपके पास जब मरीज आता है तो याद रख लीजिएगा बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको मुहर्रक या शदीद अद्वियात आपको देनी पड़ेंगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है आपको मुलय्यिन अद्वियात से काम लेना पड़ेगा। या इसके अलावा अगले दर्जे की अक्सीर और तिराक अद्वियात हैं या फालज की हालत में या आज़ाब जो है उनमें तफर्रक अत्साल की कंडीशन पैदा होती है, तो तब जाके वहाँ पे ये अद्वियात आप मकवी भी दे सकते हैं। वो आगे मैं आपको भी बयान करने की कोशिश करूँगा, तो इसको समझ लीजिएगा। मुलय्यन मीन वहाँ पे दें जब आप समझते हैं कि यहाँ पे फजलात के खारिज करने की सूरत आपको पैदा करनी है, तो वो आपने उनको मुलय्यन अद्वियात देनी है।
अगर आप फ़र्ज़ कीजिए अगर आप गुद्दी ज़िलाती मरीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर गुद्दी मरीज़ होते हैं, तो आप उनको गुद्दी ज़िलाती मुलय्यन या गुद्दी साबी मुलय्यन देते हैं। तो मुलय्यन कहाँ पे देना है? जब आपको लग रहा है कि फुज़लात सही तरह से खारिज नहीं हो रहे, बॉडी सही तरह डिटॉक्स नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपने मुलय्यन दवा देनी है। मुलय्यन मीन मादों का खारिज करना, ख़ास तौर पर पखाने के रास्ते खारिज करना। ये मुहर्रिक शरीर से थोड़ी तेज़ होती हैं। इसके अलावा जो अगला दर्जा है वो अक्सीर और त्रियाक है। अक्सीर को आप समझ लीजिएगा, इसमें इनमें 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं। यानी एक तो ये कि अक्सीर दवा, पहले मैं आपको बयान करता चलूँ, अक्सीर दवा तब देंगे जब किसी उज़व में बगाड़ पैदा होता है। यानी उसके जो खदो-खाल है या उसका एक जो टेक्सचर है या उसकी जो एक माहियत है, जब उसकी माहियत में फ़र्क आ जाता है तो तब जाके आप अक्सीर देंगे। इन हालतों में अक्सीर देने की कतई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप आपको मिसाल यहाँ पे मैं देता हूँ कि अक्सीर आप कैसे दे सकते हैं। जिस तरह एक मरीज़ इस्तिस्काई हालत में आता है या ऐसा मरीज़ जिसके पेट में पानी पड़ जाता है, तो वहाँ पे अक्सीर 5 का इजाफ़ा करते हैं। लेकिन अगर आप एक पेशेंट जो है आप उसको वैसे ही अक्सीरात दे रहे हैं जबकि उसके तफ़र्रक पैदा नहीं हुआ, उसके उज़व में कोई बगाड़ पैदा नहीं हुआ, उसकी माहियत जो है वो हाँ अलबत्ता काम तो ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उसकी माहियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपको अक्सीर देने की ज़रूरत नहीं है। अक्सीर में क्या चीज़ें 3 होंगी। एक तो ये होगा कि अक्सीर जो है वो दायमी असर रखती है, यानी देर तक असर रखती है जब बॉडी में जाती है। दूसरा ये कुव्वी असर होगी, यानी फ़ौरन अर्जेंट जो है आपकी बॉडी को जब आप मरीज़ को देते हैं तो फ़ौरन असर करेगी, यानी कि दायमी असर होगी, फ़ौरन असर करेगी और लेकिन लंबे अरसे तक इसके असरात जो हैं बॉडी में रहेंगे, यानी कि रूह फूंकती है। इसीलिए इसको जो आयुर्वेद हैं, इंडियन जो तबीब हैं, इसको एक लफ्ज़ बोलते हैं रसायन। रसायन मीन फ़ौरन से रूह बख्शने वाली ऐसी चीज़ें, फ़ौरन से अगर आप उसको फ़ौरन से रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, यानी इस्तिस्काई हालत में अक्सर हम अक्सीरात का इस्तेमाल कराते हैं। या अक्सीर 4 को भी अगर हम लेते हैं तो अक्सीर 4 क्या करती है, जिस तरह फोड़े, फिंसियाँ या इस तरह की हालत जब अब जिल्द जो है वो ख़राब होना शुरू होती है, तो वहाँ पर हम अक्सर उज़लाती या सुदावी अमराज में जो है अक्सीर 4 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अक्सीर 5 का भी, अगर अब शुरू हालत में मरीज़ है यानी लज़्ज़त, हबस, कब्ज़, सोज़श की हालत में है, तो वहाँ पे आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अक्सीर लगाएं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी मसला है अक्सीर के फ़ालो ख़ास को देखते हुए अक्सीरात देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती कतई न करें। ये मैंने बता दिया, जब उज़व की माहियत में बगाड़ पैदा होगा तो तब आपने अक्सीर का इस्तेमाल करना है। शुरू दर्जों में आपने अक्सीर का इस्तेमाल कतई नहीं करना। उसके बाद आती है बात त्रियाक की। त्रियाक मतलब होता है एंटीडोट, जिसको हम बोलते हैं, यानी एक जहर का उल्ट दूसरा जहर। ये इसको आप समझ लीजिएगा। त्रियाक को देना भी एक बहुत बड़ा फन है, यानी जिस्म में एक जहर को ख़त्म करने के लिए दूसरे जहर का जब असर लेना हो और दूसरे जहर पैदा करना मकसूद हो, तो वहाँ पे आप त्रियाक देंगे। ऐसे ही मुंह उठा के त्रियाक देने से कतई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह अक्सर बुखारों में त्रियाक 6 जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड के अंदर। अब वहाँ पे भी आपने देखना है कि मर्ज़ की हालत और कंडीशन क्या है। मुज़मन मर्ज़ है, पुराना मर्ज़ है और उसके जिस्म में सफ़रा की ज़्यादती है, यानी उनकी बॉडी में सफ़रा की ज़्यादती और पुराना मर्ज़ है, उसमें ख़मीर व ताफ़न बार बार पैदा हो रहा है और मर्ज़ जा ही नहीं रहा, तो वहाँ पे आप त्रियाक देंगे, मतलब दूसरा जहर पैदा करेंगे। ये क्या करेगा त्रियाक 6 जो है, ये त्रियाक 6 गुद्दी जहर को ख़त्म करेगा। इसी तरह कोई भी त्रियाक दूसरे का एंटी होता है, उसके उल्ट होता है, यानी एक जहर के असर को ख़त्म करने के लिए दूसरा जहर दिया जाता है। इसकी सादा मिसाल यहाँ पे आपको मैं ये दे सकता हूँ। जिस तरह किसी को सांप डस जाता है, तो सांप के डसने के बाद हम क्या देखते हैं, हम उसके मुतज़ाद बिल्कुल दूसरा जहर पैदा करने की कोशिश करते हैं बॉडी में। जिस तरह त्रियाक 6 का ही हम इस्तेमाल कराते हैं या जो आग का जो दूध है वो इस्तेमाल किया था, चूँकि वो बिल्कुल उसके मुतज़ाद है। ऐसा नहीं है, अगर फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स पहले ही उसकी बॉडी में अल्कली जहर मौजूद है, अगर आप वहाँ पे त्रियाक 6 लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि उसकी बॉडी और नुकसान उसको होगा। दूसरी बात ये, त्रियाक में ये भी एहतियात करनी होती है कि त्रियाक में बाज़ दफ़ा, वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं, किताबों में वैसे प्रैक्टिकल ये बात लिखी हुई है कि एकदम जहर चेंज होने से किसी की मौत भी वाक़या हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं देखा गया। अलबत्ता मुमकिन आता है, क्योंकि ये बात सच है तो लिखी भी वहाँ भी इसीलिए गई है, लिहाजा वहाँ पे त्रियाक देना चाहिए। इन हालतों में त्रियाक नहीं देना,
कब देना है तिरयाक? जब दूसरा जहर पैदा करना हो, पहला ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसको ख़त्म और फना करने के लिए। चूँकि साबर साहब ने ये बात की हुई है कि जब एक जहर बॉडी में होता है तो उसका जहर जब उस क़ुव्वत का, उस ताकत का उसके एंटी ना मिल जाए तब तक वो जहर ख़त्म नहीं हो सकता। जिस तरह 3 इंसानी जहर की जो बात साबर साहब ने की है, जिसको सोदा, सफरा या बलगम या सादा अल्फाज में सोराइसिस जो है वो, या फिर आदसे की जो मादा है सिफिलिस, ये जो उसकी बात की गई वो असल में उन जहरों की ही बात की गई है कि एक जहर अपने असरात बड़े लंबे अरसे तक रहता है, इसलिए जो खिलती अमराज होते हैं वो बड़े देर में जाके ठीक होते हैं और उनको ठीक करना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा वक्त जो है वो लग सकता है। अच्छा, मकवी अद्वियात क्या होती हैं? मकवी का मतलब होता है ताकत देना, जिस्म में रूह देना। तो ये सकेड़ पैदा करती हैं और खून के दौराने को उसको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ाती हैं। मकवी अद्वियात आप ऐसी हालत में देंगे जब कुव्वतें फना होना शुरू होती हैं, उनमें ताकत कम हो जाती है, या बिल्कुल आपके सादी मिसाल में इस्तरखाई हालत में, इस्तरखा मतलब लटकना या जिसको फालज आप कह लें, खून का दौरानी, यानी ये शिद्दत की रुकावट है, तो ये वहाँ पे आप मकवी अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आज की वीडियो जो है यकीन आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन, अक्सीर, तिरयाक, मकवी और अक्सीर अद्वियात आपने कहाँ पे देनी है। मैं इसको बिल्कुल सम अप करता हूँ और इसको मुकम्मल करता हूँ। पहले आप समझ लें जो सोदिश के दर्जात हैं उनको आप समझ लें, यानी आपकी आसानी के लिए लज्जत, हबस, कब्ज़, सोदिश, वरम, ज़ौफ़। और ये क्या है असल में? रुकावट। लज्जत, हबस थोड़ी रुकावट, कब्ज़ उससे ज़्यादा रुकावट, सोदिश, वरम उससे ज़्यादा रुकावट, आगे जब ज़ौफ़ की हालत आएगी तो बहुत ज़्यादा रुकावट। ये साबर साहब ने किताब में लिखी भी हुई हैं, यानी सोदिश, वरम, दर्द, बुखार, फालज। ये जो हालत है असल में अगर आप इसको मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, साबर साहब की जो कंटेंट है सोदिश पे बहुत ही बेहतरीन है, उसको बार बार पढ़ें क्योंकि वो आप यकीनन उसको फिर आसानी के साथ समझ लेंगे। और चूँकि सोदिश को समझे बगैर आपके लिए ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें इनको आप बार बार पढ़ें, सोदिश और आम किताब को बार बार पढ़ें तो यकीनन ये चीज़ें आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आप तक जो है वो बनाता रहूं। क्योंकि ये काम मैंने 1 साल के बाद शुरू किया है, अलबत्ता मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने सोचा हुआ था काम मैंने शुरू करना है, लिहाजा कुछ चीज़ें मेरी जो क्लियर थी मैंने जो है मार्कर पकड़े और इनको काम जो है वह शुरू कर दिया। इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर मेरी कोशिश है कि इसका आगाज़ किया जाए, इसको शुरू किया जाए, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये काम जो है ज़रूर हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे और इसको बेहतर करने की भी मैं कोशिश करूँगा। लास्ट में मैं एक बात करता चलूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया है, ये चूँकि मुख्तलिफ सीखने वाले लोग होते हैं और उनका लेवल भी उसी हिसाब से अलग अलग होता है। बहुत से लोग इन इस्तिलाहात को आसानी से समझते हैं, जो ऑलरेडी इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, नज़म अज़ा को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो बेसिक्स को भी नहीं समझते, लिहाजा उनके लिए ये चीज़ें समझना मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप किसी भी लेवल पे, अगर आपकी स्टडी का लेवल कुछ भी है या किसी भी लेवल पे आप हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ये है कि अगर आपको किसी इस्तिलाह की समझ ना आई हो या किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स को पढ़कर ये समझ सकता हूँ कि आप का लेवल क्या है और मुझे किस तरह की वीडियो आप तक पहुँचानी चाहिए।